नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आपको क्लास 10th में त्रिभुज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा है प्रश्नावली 6.4। ठीक है, तो आई होप ये जो अभी तक त्रिभुज का एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है हर स्कूल हर जगह पे, वो हम पोर्शन कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारा जो चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, ताकि एक सीक्वेंस में सब कुछ हो जाए। और हमारा जो है जो स्ट्रेटजी है कि जो आपको सितंबर में 20 नंबर का तैयारी करवाया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और ये वास्तविक संख्याएं। त्रिभुज को हम अगले चैप्टर के साथ, यानी कि त्रिभुज का जो मैटर होगा वो अक्टूबर में काउंट किया जाएगा। ठीक ना, तो 3 चैप्टर हम आपको तैयार करवाएंगे, आपको सितंबर में, अक्टूबर में 20 नंबर का ऐसे ऐसे करके जो स्ट्रेटजी बनाया गया है, ठीक ना, वो सभी क्लास 10th के बच्चों को और 12th के बच्चों को भी। तो ये चीज़ रहा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 से हम लोग 9 करेंगे। अगर देखा जाए तो लग रहा है कि 5 क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में करना आपको 6 है। और साथ में एक बहुत अच्छा प्रमेय है जो कि हर साल एग्जाम में पूछा गया है, उसे भी हम करेंगे। अगर आज समय बचता है तो करेंगे, अगर नहीं तो इसको अलग लेक्चर में कर दिया जाएगा। जैसे हम थेल्स थ्योरम को अलग लेक्चर में किए थे, वैसे ये वाला थ्योरम भी जो है हो सकता है अलग, या अगर कम समय में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो इसको हम कर देंगे। एक बात और, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब वीडियो लाइक तभी करें जब उन्हें पसंद आए तो लाइक करने में बिल्कुल भी कोताही मत करिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो कारण जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे क्यों नहीं आया। डिसलाइक मत करिएगा, क्योंकि मैं डिसलाइक करने जैसा पढ़ाता भी नहीं हूँ। हमें अभी भी याद है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर जो है किस तरह से त्रिभुज को चैप्टर को बड़ी खूबसूरती के साथ छोड़ देते थे। ठीक है, हाँ पढ़ा देंगे, इसके बाद पढ़ा देंगे, ये पढ़ लो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऐसे कर लो, ऐसे करते लेते लेते देते एग्ज़ाम आ गया। ठीक है, एग्ज़ाम आ गया तो पहले ये होता है कि जो चैप्टर पहले पढ़े हैं पहले उसको तो तैयार कर लें, उसी में उहा वो करते करते त्रिभुज चैप्टर गया छूट। ठीक ना, और एग्ज़ाम में आता था और जो पढ़े नहीं है तो क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो चैप्टर जो लोग छोड़ देते हैं हम उसे जरूर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़्यादा समय बात नहीं करेंगे। कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या हों, सर्वांग सम होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कुछ नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो दो त्रिभुजों के अगर दो समरूप त्रिभुज, तो हमको हर बार क्या लेना पड़ेगा, मान लेते हैं कि एक ABC समरूप त्रिभुज है किसके, एक PQR के। ठीक है, PQR के, तो ये आप माना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर हैं, ठीक है, तो पहले माना त्रिभुज ABC क्या है भैया, समरूप त्रिभुज है किसके, PQR के। तो ये आपको लेना पड़ेगा। और समरूपता की जो कंडीशन है कि कोण A बराबर होगा कोण P के, को यहाँ पे 2 लाइन खींचे हैं तो ये यहाँ पे भी 2 लाइन, और यहाँ पे 3 खींच दिए तो यानी कि कोण R के बराबर हो गया। तो समरूप त्रिभुज होते हैं तो कैसे, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये कायदे से मतलब ये दो चीज़, कोण बराबर होता है और साथ में जो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, तो दो त्रिभुज, ये कह रहा है कि जो एरिया ऑफ, ठीक ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के। ठीक ना, ये चीज़ कहाँ से हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और समरूप के साथ साथ उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो दिखाइए जो RTP है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, प्रूफ तो हम कर ही देंगे। जो दिखाना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो दिखाना क्या है कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। देखिए, सर्वांग सम और समरूप में ये अंतर होता है कि त्रिभुज अगर सर्वांग सम होता है तो बिल्कुल भी अगर इस त्रिभुज ABC को उठा के अगर PQR पर रखें तो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। ठीक ना, जबकि समरूप में ऐसा नहीं होता है। समरूप में आकृति समान, मतलब आकृति देखने में सेम लगती है, छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि हम पहले दिन एग्जाम्पल लिए थे कि अगर आप आगरे के ताजमहल का फ़ोटो अपने मोबाइल में ले लें तो आगरे के ताजमहल और आपके मोबाइल का फ़ोटो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, लेकिन वो वहाँ का ताजमहल की साइज़ और आपके मोबाइल की साइज़ में क्या है, बहुत अंतर है। कोई चीज़ एक देखने में जैसा हो तो समरूप होता है, लेकिन कोई दो चीज़ एकदम सेम हो तो उसको बोलते हैं सर्वांग सम। चलिए
तो ये चीज़ हमें क्या करना है, इसका प्रमाण देखिए बहुत आसान है। प्रमाण क्या है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। त्रिभुज यहाँ पे क्या है, त्रिभुज यहाँ पे हमने ले लिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होता है कैसे, AB बाई PQ के। ठीक है, यहाँ पे कितना बार हो गया, BC बाई QR के बराबर हो जाएगा किसके, AC बाई PR के। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। चलिए, हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इनके जो है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ऐसा हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा AB बाई PQ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा BC बाई QR का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये बराबर हो जाएगा AC बाई PR के। ठीक है, AC बाई PR के स्क्वायर के बराबर। तो इसमें से क्या है कि एरिया ऑफ ABC अपान में एरिया ऑफ PQR बराबर है, दोनों का जो क्षेत्रफल है क्या है, बराबर है। ये कहाँ से हो पता चल रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो प्रूफ करिए कि दोनों त्रिभुज समरूप ही नहीं होंगे बल्कि सर्वांगसम हो जाएंगे, ऐसा हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। इसमें क्या करेंगे कि ये चीज़ फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड है, ये है थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ है। चारों ही चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड लेके चलिए। ठीक ना, फर्स्ट और सेकेंड को आपस में बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया, देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे AB बाई PQ का स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल जो बराबर है, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ऊपर की संख्या x है, नीचे की भी संख्या x है, तो अनुपात हमेशा बराबर है। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। क्लियर है, तो अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया AB बाई PQ, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ से हम क्या पा गए, इसको थोड़ा पहले लिख दीजिए, AB बाई, देखिएगा कैसे सर्वांग प्रूव होगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, √1। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 होता है, चूँकि लेंथ की बात हो रही है तो +1 लेंगे। तो यहाँ से फाइनली हमारा आ गया कि AB बराबर PQ। ठीक है, यानी कि समरूप में अनुपात बराबर होता है, जबकि सर्वांगसम में ये AB बराबर, ये वाली जो लाइन है इसके बराबर हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन है इसके बराबर हो गई है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ का कोण A बराबर है इसके, और ये कोण B जो है पहले ही बराबर है Q। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो होता है, आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि दो त्रिभुज जो सर्वांगसम दिखाने का क्राइटेरिया है कि आप दो त्रिभुजों का साइड बराबर दिखा दीजिए, दो त्रिभुजों का एंगल बराबर दिखा दीजिए, या साइड एंगल साइड दिखा दीजिए बराबर, या एंगल साइड एंगल दिखा दीजिए, या तीनों एंगल दिखा दीजिए सर्वांगसम दिखाने का। तो यहाँ पे मैंने एक भुजा बराबर दिखा दिया है, यानी कि ए वाली लंबाई इसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा, AB बराबर PQ आ गया दिए हुए कंडीशन से। और यहाँ पे कोण A, ठीक है, कोण A बराबर है किसके, कोण P के, और कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। ये पहले से है। एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा। ये हम देख लें, दिख रहा है कि नहीं, एक बार बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं ना हो गया, नहीं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये सब कुछ तो दिया था, ये क्वेश्चन में भूमिका था, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझने की बात थी कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हमें दिखाना क्या है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या है, ये भुजा इसके बराबर दिखा दिए। कोण A कोण P पहले से बराबर था, कोण B कोण Q पहले से बराबर था, ठीक ना। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमारा क्या होगा, त्रिभुज बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, इसको हम लिख देते हैं ऊपर हम लिख देते हैं
ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि ए बी बराबर दोनों त्रिभुज में पी क्यू, कोण ए बराबर है कोण पी के। ई कैसे है? क्योंकि भैया दोनों त्रिभुज जो है ए बी सी हमारा समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, और क्या है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये भी सेम कारण रहेगा क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो बाई एंगल साइड एंगल कसौटी से, ठीक ना, कसौटी मतलब क्राइटेरिया से, कसौटी से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर के। ठीक ना, सर्वांगसम और समरूप में यही अंतर है कि सर्वांगसम दिखाने के लिए हमको अनुपात बराबर नहीं दिखाना होता है, उसको भुजा ही बराबर दिखाना पड़ता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ही रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखने में 5 बहुत आसान है लेकिन होता बहुत कठिन है। ठीक है, अगर इसे आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस नहीं करके गए तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हो गया। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि भुजा ए बी पर एक मध्य बिंदु डी है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, भुजा बी सी का मध्य बिंदु ई है और भुजा ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो इन तीनों मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, डी ई एफ। ठीक है, तो हमें दिखाना है, क्या करना है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, जो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का हमें अनुपात बताना है, किससे, बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी से। ये चीज़ हमें क्वेश्चन मार्क है, एक तरह से कर सकते हैं कि RTP है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। और क्वेश्चन में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, ना कहीं समरूप की बात हुई है ना कहीं कोण की बात हुई है। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है, कि ये चीज़ इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या करना है, जो हमें अनुपात बताना है, जो त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा अपान में त्रिभुज ABC के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो भुजा DF है, ठीक है, चूँकि D और F मध्य बिंदु हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रमाण देखिए, यहाँ पे थेल्स थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, चूँकि सिंस बिंदु यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिंदु D एवं F, D एवं F भुजा मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं, भुजा AB का मध्य बिंदु D है, भुजा AC का मध्य बिंदु F है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु D और बिंदु F भुजा AB और AC के क्रमशः मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कि ये जो लाइन DF है वो पैरेलल हो जाती है BC के, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये DF ये पैरेलल हो जाएगी BC के। ऑटोमेटिक ये जो भुजा, ठीक है, ये भुजा DF है, ये जो भुजा DF है पैरेलल हो गई BC के। तो अगर ये लाइन, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी कि जो DF लाइन होगी, दिस इम्प्लाइज दैट कि DF ऑटोमेटिक ये जो पैरेलल हो जाएगी BE के। क्लियर है, अगर ये पूरा भुजा इसके पूरा पैरेलल है तो इस हिस्से की भी पैरेलल हो जाए, यानी कि भुजा DF पैरेलल होगी BE के। क्लियर है, अब देखिएगा अब जो है E और F, ध्यान दीजिएगा, फिर से लिखना पड़ेगा, सिंस E एवं F, ध्यान दीजिएगा, E एवं F भुजा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा भुजा BC ऊपर भी लिख लीजिएगा, एवं AC के क्रमशः, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रमशः मध्य बिंदु हैं। ये आपका त्रिभुज से जल्दी ही पीछा छूट जाएगा, ये चैप्टर जैसे खत्म हुआ इसके बाद वाला बहुत तेज़ी से मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा, जो भुजा EF है
ये भुजा ए बी के क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। इसलिए जो ई एफ है समांतर हो जाएगी किसके, ए बी के, बड़ी वाली भुजा के। अगर ये भुजा ई एफ ए बी के समांतर होगी तो इस छोटे वाले हिस्से के भी समांतर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा कि जो ई एफ है अगर ए बी के समांतर है तो ये बताइए भुजा इसके भी समांतर हो जाएगी बी डी के। ठीक है, बी डी के भी समांतर हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे पैरेलल टू बी डी। पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक ना, इस तरह से ये वाली जो लाइन है इसके समांतर हो गई और ये वाली लाइन इसके समांतर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी ई एफ डी एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज बन गया और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक ना, और सम्मुख कोण जो आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा ही कुछ हम पहली बात दोनों त्रिभुजों को, यानी छोटा त्रिभुज है जो डी ई एफ है और जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, हम समरूप दिखाने का हमारा क्या है, प्रयास हो रहा है। क्लियर है, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे नोट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि क्वेश्चन हालांकि आने के लिए तो आ जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप बैकआउट कर लीजिए। कारण वही रहेगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे उल्टा हम कर देते हैं। ठीक ना, इसको थोड़ा सा बैकआउट कर देते हैं, लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं बिंदु डी और ई। ठीक है, बिंदु यहाँ पे हम कर सकते हैं बिंदु डी एवं क्या है ई। भुजा जो बिंदु डी है ए बी का, यहाँ पे मिटा देते हैं ए बी, और जो मेरे प्यारे बच्चे एफ है, ठीक है, वो ए सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, जो बिंदु डी है वो भुजा ए डी का मध्य बिंदु है और जो बिंदु एफ है भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हमें यही मिलेगा कि जो डी ई होगा वो पैरेलल टू हो जाएगा बड़ी वाली भुजा, मतलब ये जो लाइन है डी ई पैरेलल टू ए सी हो जाएगा। ये थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन में था। ठीक ना, कि अगर जो मिलाने वाली भुजा है अगर वो मध्य बिंदु, दो मध्य बिंदुओं को मिलाती है तो सामने वाली भुजा के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूज निकलेगा कि जो डी ई होगी ये वाली, इसके भी ए एफ समांतर टू ए एफ, क्योंकि अगर ये ए सी के समांतर है तो ए एफ के भी समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ पहले हम मिटा देते हैं, इसको ये चीज़ हम पहले मिटा देते हैं। क्लियर है, चलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम पा गए कि ये वाली जो लाइन है इसके समांतर हुआ। क्लियर है, और ये वाली लाइन इसके समांतर हुई, यानी कि डी एफ, ध्यान दीजिएगा, डी एफ पैरेलल टू बी ई, यहाँ से इसके समांतर, और ये वाली जो लाइन, तो इसको रहने दीजिए यहाँ पे। तो फाइनली हम देखेंगे दोनों त्रिभुजों में समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि समांतर चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज, अब देखिए, अब त्रिभुज, ठीक ना, यहाँ से आप देखेंगे कि जो डी ई एफ ए होगा वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी ई एफ ए। ठीक है, चूंकि जो है यहाँ पे कहीं पे बी डी दिख रहा है क्या, समांतर चतुर्भुज होगा डी ई एफ ए। डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है, समांतर, रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज होगा, ठीक है, चतुर्भुज होगा, ये चीज़ होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब त्रिभुज बड़े वाले ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में हम दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ई के, क्योंकि ये जो डी ई एफ ए समांतर चतुर्भुज है और आमने सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो कोण ए बराबर हो गया कोण ई के, और यहाँ वाला कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण बी के। ठीक है, या हम कोण बी बराबर कह सकते हैं कोण एफ के। तो दोनों ही त्रिभुजों में डी
ए बी सी में डी ई एफ में दो कोण हम क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए, तो बाई एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, कसौटी से, यहाँ पे कसौटी लिख दे रहे हैं, कसौटी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्र, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। चलिए इतना तो हो गया, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख देते हैं, इसको मिटा दें, मिटा देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो चलिए ऊपर से मिटा देते हैं हम, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। संगत भुजाओं का अनुपात, अगर दोनों त्रिभुज क्या है हमारे, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, तो संगत भुजा, कोण ए के सामने की भुजा क्या है भाई, बीसी, तो बीसी अपान में ये वाला कोण इसके बराबर था, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है, डी एफ अपान में डी एफ। क्लियर है। अब देखिएगा ये वाला कोण या कोण बी के सामने की भुजा क्या है, ए सी, ये हो जाएगा ए सी अपान में, अब कोण एफ के सामने की भुजा क्या है, बी ई, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तीसरा वाला भी आप चाहें तो बराबर कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, बी सी हो गया, ए सी हो गया, और साथ में आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी। तो दोनों त्रिभुज में क्या बचा, डी एफ हो गया, डी एफ हो गया, डी ई हो गया, क्या बचा, ई एफ। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला, दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दिया, समरूप। तो समरूप बहुत बड़ी कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज किसका, डी ई एफ अपान में एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। पहले चूंकि इसका अनुपात इससे बताना है, तो चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, यानी कि एरिया ऑफ डी ई एफ अपान में एरिया ऑफ ए बी सी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें से किससे मेरा काम हो जाएगा, तीनों बराबर है संगत भुजाएं। ये आप बी ई अपान में इसको क्या कर दीजिए, बी ई अपान में, या बी सी अपान में डी एफ भी कर सकते हैं, गड़बड़ हुआ है क्या, ए बी अपान में ई एफ, एक चीज़ गड़बड़ हो गया है कहीं पे, ठीक है। कोण ए के सामने की भुजा ये है, ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है ध्यान दीजिएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। एक मिनट देखने दीजिए इसको, तो क्वेश्चन को देख लीजिए क्या गड़बड़ है इसमें। नहीं जी कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें हम बी सी अपान में डी एफ ले लेते हैं, हालांकि तीनों अनुपात बराबर है। इसको चूंकि ऊपर त्रिभुज डी एफ है तो ये वाला लंबाई ले लेंगे, ठीक है, क्या, डी एफ अपान में बी सी का स्क्वायर। ये जो डी एफ लंबाई है, चूंकि ये बी ई के बराबर हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और ये जो बी सी लंबाई है वो क्या हो जाएगी, चूँकि ये टू बी ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो ई पॉइंट है मध्य बिंदु पे है, ये वाली लंबाई जो है बी सी का क्या होगा, दोगुना होगा, स्क्वायर होगा। तो बी से बी कट गया तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:4 का हो जाएगा। क्लियर है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो लंबाई बी ई है वो निश्चित रूप से क्या है, ये जो लंबाई होगा 2 × BC के बराबर होगा, 2 × BC, ठीक है। तो BC को भी हम कर सकते हैं, एक मिनट क्या हुआ, BC, हाँ ठीक है सही है, जो BC लंबाई है वो BE लंबाई का क्या है, 2 टाइम्स है। अरे ये उल्टा हो गया, क्या हो क्या रहा है, BC जो लंबाई है BE लंबाई का 2 टाइम्स है, तो जहाँ BC था वहाँ पे क्या कर दिए 2BE। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो बड़े वाले का क्षेत्रफल 4 होगा, छोटे वाले क्षेत्रफल का अगर 2 है तो बड़े वाले क्षेत्रफल का 8 होगा, यानी कि 4 गुने का जो है अंतर रहेगा। ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखिए फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हों, ध्यान दीजिएगा, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, माना एक त्रिभुज ABC
जो कि समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा माना, ठीक है, माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है किसके, पी क्यू आर के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। देखिए शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक, यहाँ पे ए डी ये माध्यिका हो गई। किसी भी शीर्ष से माध्यिका का मतलब होता है कि सामने वाले भुजा को क्या करे, दो हिस्सों में बांट दे। यानी बी सी को दो हिस्सों में बांट दिया, बी डी इक्वल टू डी सी। पी क्यू की यहाँ पे माध्यिका आप मान लीजिए पी एम, ठीक है, माध्यिका ये लंबाई क्यू एम बराबर है एम आर के। तो माध्यिका का मतलब इसकी तीन माध्यिका हो, बी से भी डाला जा सकता है लेकिन हमको दिखाना नहीं। तो हमको जो आरटीपी है, जो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, ठीक ना, हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा अपान में त्रिभुज पी क्यू आर का, ये इनकी संगत माध्यिका है, यानी कि ए डी अपान में पी एम इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। ये हमें क्या है, आरटीपी है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज, ठीक ना, ये लेना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया नहीं है, ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये लिखने वाला थोड़ा सा समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कैसे है भाई, यहाँ पे कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक ना, कोण सी बराबर है कोण आर के। और ये चीज़ हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा, क्योंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, और क्या होगा बी सी बाई क्यू आर, ये भी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बाई पी आर के, ठीक है। ये अगर त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड होती है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि इनके संगत, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू आर हम लेके चलेंगे। पी क्यू एम, ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। तो पहले त्रिभुज जो ये छोटा वाला है, ये वाला त्रिभुज इसमें लेते हैं और ये वाला त्रिभुज इसमें देखते हैं। अगर दोनों ही त्रिभुज को समरूप दिखा दिए, ए बी डी और पी क्यू एम को, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ चल रहा है, ये प्रूफ चल रहा है, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। अच्छा लग रहा है तो अब लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था लेकिन फाइनली वो सही हो गया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो है वाकई में लाइक करने वाली बात है। तो त्रिभुज क्या करना भाई, ए बी डी एवं, अच्छे से समझिए, ये चैप्टर आप कहीं भी खोज लीजिए, इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा। पी क्यू एम, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा 1-2 लेक्चर में, तब जाके आपको एक राहत की सांस होगी। उसके बाद जो है वास्तविक संख्या है। त्रिभुज ए बी डी में देखिए, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज पहले से, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज पहले ही समरूप है। चलिए, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। ए बी का अनुपात पी क्यू के पहले बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ए बी का अनुपात पी क्यू के बराबर है, यानी कि ए बी अपान में पी क्यू, ठीक है। ये जो चीज़ है ए बी अपान में पी क्यू बराबर है किसके, बी सी अपान में, ठीक है, बी सी अपान में क्यू आर, बी सी अपान में क्यू आर। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, फिर से वही कारण है, ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के, ठीक है। चलिए, ये तो पहले से दिए हुए जानकारी से हम क्या किए, प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो ए बी है, ए बी अपान में पी क्यू आर, चूँकि ये जो बी सी है और क्यू आर है, ये जो बी डी होगी, चूँकि मध्य डी जो है मध्य बिंदु पे है, तो जो ये जो बी डी लाइन होगी या बी सी, बी डी का क्या होगा, दोगुना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2BD बी सी को, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 2QM, कोई दिक्कत है।
चूंकि मध्य बिंदु पे है तो यहाँ पे हो गया बी डी अपान में क्यू एम। यहाँ पे देखिए इस भुजा का अनुपात दिस अपान में दिस अपान में दिस और इसके बीच का कोण यहाँ पे बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड के अनुपात क्या हैं, बराबर है। ठीक है, यानी इन दोनों भुजाओं से जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों भुजाओं से जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो बराबर है। तो ये चीज़ क्या हो गया, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया भाई, ए बी डी समरूप त्रिभुज हो गया क्या, पी क्यू एम के। ठीक है, तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ए डी, और इस कोण के सामने की भुजा क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपान में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी अपान में पी एम, ये भी बराबर हो जाएगा बी डी अपान में क्या, क्यू एम। ठीक है, ये चीज़ संगत दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। इतना नोट करिए, देखिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिटा दे रहे हैं सब। आई होप कि नोट कर लिए होंगे। तो एरिया ऑफ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों त्रिभुज, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, तो ठीक है, हमें दिखाना है एरिया ऑफ ए बी सी अपान में एरिया ए डी अपान में पी एम। तो हो तो गया है ए बी अपान में पी क्यू। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ए बी सी अपान में एरिया ऑफ पी क्यू आर, चूँकि दोनों त्रिभुज पहले से समरूप थे तो हमको पता है कि ये जो ए बी अपान में पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और ए बी अपान में पी क्यू, इसको हम इस समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और ए बी अपान में पी क्यू किसके बराबर हो गया, ए डी अपान में पी एम के। यहाँ पे हो गया ए डी अपान में पी एम के स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया, यही दिखाना था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, अगर पी क्यू आर, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तब उनकी जो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज़ क्या होगा, ए डी अपान में पी एम। इस त्रिभुज का ये माध्यिका ए डी है, इस त्रिभुज के लिए माध्यिका पी एम है। इन दोनों का क्षेत्रफल जो है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जो अनुपात है इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार। अभी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं एकदम लाइक कर दीजिए तुरंत। ये बहुत ज़रूरी है लाइक करना भाई, क्योंकि बड़ा ही मतलब निराशा होती है कि अगर आप इस तरह से कोई भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, इतना मेहनत करें और उसके लिए कम से कम एक लाइक नहीं करते हैं, तो ये जो है हमारे लिए बहुत निराशा की बात है। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए एक वर्ग है। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना एक वर्ग है। चलिए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग होगा तो इसकी भुजा की लंबाई भी होगी ए। ठीक है, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आगे ना दाएं देखिए, दाएं ना बाएं देखिए, पहले मान लीजिए, माना क्या है भाई, ए बी सी डी एक वर्ग है। थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, एक वर्ग है और भुजा की लंबाई यानी कि वर्ग की लंबाई एक तरह से कह सकते हैं क्या है, ए है। ठीक है, भुजा की लंबाई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजा पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी 4 भुजाएं हैं, इस वर्ग की 4 भुजाएं हैं। इसके एक भुजा पे कोई जो है
किसी एक भुजा पे क्या बनाइए, एक हमारा ABCDE एक समरूप त्रिभुज बना, अरे क्या समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं, तो ये इसकी भुजाएं की लंबाई ये है, तो इसकी भी ये हो जाएगी, इसकी भी ये हो जाएगी। तो इसकी किसी भी एक भुजा पे, चूँकि 4 भुजाएं हैं, तो किसी भी एक भुजा पे आप एक क्या बनाइए, समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा की लंबाई ये है, ए है, ए, तो हमने एक ABE, ठीक है, ए ध्यान दीजिएगा, ABE एक क्या बनाया, समबाहु। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कर देना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा की लंबाई है तो सबकी हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ, ठीक ना, याद आया कि नहीं, ABE फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ए हो गया 1। अब इसके वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, एक तो ए विकर्ण होता है और एक ए होता है। तो कह रहा है इसके किसी एक विकर्ण पे समबाहु, ये बताइए यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अगर ये लंबाई ए है और ये लंबाई ए है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो ये लंबाई आ जाएगी √2a, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से √2a आ जाएगी। तो कह रहा है कि इसके किसी एक विकर्ण पर, इसके किसी एक विकर्ण पे ABCDE यहाँ पे मान लेते हैं F, ठीक ना। तो DBDF एक दूसरा समबाहु त्रिभुज है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें जो भुजा की लंबाई होगी √2a। यहाँ पे 2 समबाहु त्रिभुज बनाए जा रहे हैं, एक वर्ग की एक भुजा पर और वर्ग के एक विकर्ण पर, ठीक ना। ये तो बहुत आसानी से निकल गया, लेकिन ये हमारी जो वर्ग बना समबाहु त्रिभुज बना है BDF, उसमें जो भुजा की लंबाई होगी √2a होगा। इसको आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना। इसको आप अलग कर लीजिए। अगर ये भुजा की लंबाई a है 90 डिग्री है, तो ये हम क्या है, पाइथागोरस से √2a आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, BD और क्या है F, इसका भी वही फार्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, ही हो गया समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि इस पर किसी एक भुजा पे जो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसके किसी एक विकर्ण पे बनी त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। चलिए इसको क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, यहीं पे लगे हाथ दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिवाइड करेंगे ना। इस समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहीं पे हम कर दिए, ये कट गया तो हो तो गया, यहीं पे हमने सेटिंग कर दिया ABA अपान में एरिया ऑफ। देखिए इसके क्वेश्चन लगाने में इसलिए टाइम होते हैं क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे हो गया a², ये √2 का स्क्वायर होगा 2, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 1/2 बचा, ठीक है। तो फाइनली क्या आया, एरिया BDF इधर भेज देते हैं, एरिया यहाँ पे हो गया ABE, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1/2 एरिया ऑफ किसका, BDF। यही हमें प्रूफ करना था, BDF, ठीक है। ये जो समबाहु त्रिभुज है ABE किसी एक वर्ग की किसी एक भुजा पे बनाया गया समबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल जो है इसके किसी एक विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा आया, ठीक है। ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से क्या है, अरे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो बहुत ही आसान है। तो हमको लग रहा है कि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए 6.4 फाइनली ख़त्म हुआ, 2 लेक्चर में ख़त्म हुआ ना ये 6.4, 2 लेक्चर में। अब जो है अभी तक जो है जो क्षेत्रफल वाला प्रमेय हम यूज़ कर रहे थे, उसका हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। उसको एक लेक्चर में अलग से कर देंगे, बहुत चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। आई होप सभी बच्चे अभी लाइक कर दें वीडियो को देखते देखते। बड़ा ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, अगर आप इसके महत्व को समझ रहे हैं तो आप कभी भी जब टीचर बनेंगे और इस तरह से जब आप पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर लोग कितना मेहनत करते थे हमारे लिए। काफ़ी आप तक वीडियो पहुंचने में काफ़ी स्टेप से गुजरना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है। आप इसके महत्व को समझें, ठीक ना। हमारी मेहनत तभी ज़ाया होगी
जब आपका रिजल्ट, आपका परिणाम बेहतर होगा। किसी भी युद्ध का, जैसे कोई भी योद्धा अगर युद्ध में लड़ता है तो वो कितना बहादुर था, कितना लड़ाई किया, कितने लोग को मारा, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि युद्ध का परिणाम क्या रहा। ठीक है, आप साल भर पढ़ाई किए, नहीं किए, क्या किए, अगर आपका रिजल्ट बेहतर होता है तभी माना जाएगा कि आपने साल भर पढ़ाई की। आपके युद्ध के दौरान जो है आपकी रणनीति, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, लोगों के बीच में, ठीक ना, लोगों से कैसा लगाव रहा, वो सब चीज़ें मायने रखती ज़रूर हैं, लेकिन फाइनली जो युद्ध का परिणाम होता है वही चीज़ मायने रखता है। वही उसी तरह से आपका किताबों से लगाव कैसा रहा, आप कितना तैयारी की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, आपकी रणनीति क्या रही पूरे साल भर, वो जो है डिपेंड करेगा कि आपका परिणाम कितना बेहतर है। परिणाम बेहतर आ गया तो सब लोग वाहवाही करेंगे, आपके घर लोग मिठाई लेके आ जाएंगे बांटने। ठीक है, सब लोग वाहवाही करेंगे, आपका लड़का बहुत पढ़ता था, आपकी बेटी बहुत पढ़ती थी, सब लोग तारीफ़े के पुल बांध देंगे। ठीक ना। अगर रिजल्ट ख़राब हो गया तो तमाम तरह की कमी, मतलब जो चीज़ आप में कमी नहीं थी वो भी निकल के आ जाएगी। जो आपने जीवन में वो काम कभी नहीं किया वो लोग वो भी बता देंगे कि हाँ आपका लड़का जो है ये काम करता था। ठीक ना। तो आपको भी शर्म आने लगी। तो वैसा समय ना देखने को मिले, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है एक बेहतर रिज़ल्ट आए। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन ये पसंद आएगा। जो अभी तक जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो सितंबर से पढ़ के, ठीक ना, एक वीडियो पढ़ा हुआ है सितंबर से पढ़ के कैसे 90 से एबव परसेंटेज लाएं, ये जाके वीडियो अभी देखें। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वेरी हेल्पफुल वीडियो, और ऑलरेडी बहुत बच्चे देख चुके हैं। तो अगर इतने बच्चे देख चुके हैं उसका अगर इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट हो जाते हैं तो समझिए हमारा वीडियो बनाना क्या है, ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अगर आप उसमें हम सफल हो जा रहे हैं तो समझिए कि हमारी मेहनत क्या है, सार्थक है। बहुत बच्चे देख चुके हैं और ऑलरेडी देखने का प्रक्रिया जारी है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छा प्रमेय, जो एग्ज़ाम में अभी तक हम उस प्रमेय का यूज़ कर लिए हैं लेकिन उसका जो है प्रूफ नहीं बताया है, तो प्रूफ के लिए एक अलग लेक्चर होगा। जैसे थेल्स थ्योरम का अलग प्रूफ किए, इसका अलग होगा, और एक जो पाइथागोरस का है उसका अलग होगा। तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, उसके बाद तुरंत हम आ जाएंगे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और लगातार प्रयास करिए कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो 2021 में। धन्यवाद आप सभी का।